बजट के अंदर 1.5 घंटे के भाषण के अंदर ना रोजगार पे चर्चा हुई, ना किसान पे चर्चा हुई। गुजर गई बरसात के बजट पे ऐसा लगा जैसे तमिलनाडु के लिए बनाया हो चुनाव आने। ये सोचते इनको कोई हरा नहीं सकता, ये सोचने लगे इनको कोई रोक नहीं सकता। मगर ऐसे सातवें आसमान के दिमाग पे इंदिरा गांधी जी का भी चला था। आप उठाकर देखना, रेवाड़ी जिले के अंदर 1.5 से 2 करोड़ रुपया मुआवजा आया, वो सारी बातें। और उठा के नारायणगढ़ का उठा के देखो, लाडवा का उठा के देखो, मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी वहां 15 से 20 करोड़ रुपया बांटा गया। समय समय का फेर है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े, किसी समय की रात। और अगर इसी कहावत को आज बदल कर पढ़ें तो हम कह सकते हैं, समय समय का फेर है दुष्यंत, समय समय की बात, सत्ता के थे दिन बड़े, अब घोर अंधेरी रात। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज 2 फरवरी को दुष्यंत चौटाला और उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला रेवाड़ी में थे, अहिरवाल की राजनीतिक राजधानी में थे। अनाज मंडी में जजपा की ओर से आयोजित जिला स्तरीय युवा योद्धा सम्मेलन में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला को उपरोक्त कहावत जरूर याद आई होगी। उन्हें महसूस हुआ होगा कि कभी सत्ता के दिन कैसे थे और आज कैसे हैं। आज उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। अहिरवाल के गढ़ में दुष्यंत व उनके अनुज इस उम्मीद से पहुंचे कि किसी तरह उनके पुराने दिन लौट आए। जल्दी उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही, लेकिन राजनीति में कब, किस वजह से, किसका कब सितारा चमक जाए कहा नहीं जा सकता। दोनों चौटाला बंधुओं ने अपने भाषण में इनेलो, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर शब्द बाण चलाए, जमकर निशाना साधा। दोनों ने अहिरवाल के भाजपा नेताओं पर भी कटाक्ष किया। पहले दुष्यंत की मुख्य बातें सुन लीजिए। देखो, पंजाब के चुनाव में आज 1 साल पड़ा और सैनी साहब हरियाणा से ज्यादा पिछले 6 महीनों से टाइम पंजाब में लगा रहे हैं। और अब तो हर तीसरे दिन वो अपने आप को सिख रूप में धारण करके दिखते हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा, हरियाणा के हित की लड़ाई लड़ो। हरियाणा को पानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। और अगर नीयत साफ हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए, जिसमें केंद्र सरकार टाइम बाउंड डिसीजन इस चीज में ले, तभी जाकर हरियाणा को उसके हित का पानी मिल पाए। क्या चुनाव के 6 महीने बाद ये खुद तंज कसने वाली प्रतिक्रिया शुरू नहीं होती? और जब चुनाव आ जाते हैं, जब सारे एक मंच पे खड़े दिखते हैं, जनता समझती है, जागरूक है, और जनता अपने आप उन नेताओं को भी इशारा करेगी कि अब रास्ता दूसरा लेने का समय आ चुका। दुष्यंत चौटाला ने अहिरवाल में भाजपा नेताओं के बीच चली बयानबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। चुनाव के बाद ये एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हुए नजर आते हैं, जबकि चुनाव के समय मिलकर चुनाव लड़ते हैं, एक मंच पर नजर आते हैं। आपकी बात तो दुष्यंत सही हो सकती है, इस तरह का राजनीतिक स्टाइल हो सकता है, लेकिन आप भी चुनाव के समय भाजपा के साथ बहुत लंबे समय तक गलबहियां करते रहे और आज उसी भाजपा को आपको कोसना पड़ रहा है। इसीलिए कह रहे हैं हम, समय समय की बात है। दुष्यंत ने बातों ही बातों में काफी कुछ कह दिया। आप वीडियो के अंत में उनकी पूरी बात सुन भी सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कड़े शब्दों में कहा कि 6 महीने से मुख्यमंत्री हरियाणा से अधिक पंजाब में समय बिता रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, सिर पर सिखों की पगड़ी बांध करके सिखों का रूप धारण कर रहे हैं। ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब में 1 वर्ष के भीतर भीतर चुनाव होना है। इसी बात को ध्यान में रखकर नायब सिंह सैनी को पंजाब भेजा जा रहा है। उन्हें SYL की चिंता करनी चाहिए, उन्हें पानी की चिंता करनी चाहिए, SYL में अपने हिस्से के पानी की फिक्र करनी चाहिए, पंजाब की नहीं हरियाणा की चिंता करनी चाहिए। दूसरी ओर एक बार दिग्विजय का भी आपको छोटा सा वीडियो हम सुनवा देते हैं। हरियाणा में अब ज्यादा नाव नहीं बची है जिनमें सवार हो सको। एक नाव है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी। वो नाव क्या काम करती है, उसकी लीडरशिप क्या काम करती है युवा साथियों? तभी तो आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पर धकेलती है, तभी आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर जातियों के नाम पर बांटती है। सबसे रीसेंट एग्जांपल है यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर UGC का कानून, नया कानून जो है
वो लाकर भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करती है। वही एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। पिछली बार बीजेपी को तो हम हरा देते। प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई थी कांग्रेस पार्टी की, मगर क्या हुआ? अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो ये उत्तर आपको जरूर प्राप्त होगा कि बीजेपी नहीं जीती, बल्कि ईडी और सीबीआई ने चुनाव जिताया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरेंडर करवाया और कांग्रेस की टिकट अमित शाह के दफ्तर से बंटने का काम हुआ, जिसके कारण बीजेपी तीसरी बार सरकार में आई है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप सारे लोग इस बात को आज मानते होंगे। इनेलो की बात करूं, आज उसकी लीडरशिप को जब मैं देखता हूं तो सम्मानित साथियों, मुझे कहने में कोई शंका नहीं, वो टायर्ड और रिटायर्ड पार्टी है। उसमें कोई नई ऊर्जा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं। कभी कभी दुष्यंत जी को मैं आज मंच पर लेट हो गई कहने वाला था कि युवा बैठे हैं, भाई जो राजनीति में मेरे जैसे लोग हो, नई पीढ़ी के लोग हो, आप लोग हो, कम से कम तंदुरुस्त तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और हरियाणा में राजनीति का भी एक फिटनेस टेस्ट होना चाहिए कि जो लोग सुबह 5 बजे उठकर प्रदेश की सेवा में लग जाएं और रात को 12-1 बजे की चिंता ना करें। इनेलो बड़े लोग तो 12 बजे तो सुबह अपना कपड़ उठाते हैं। सम्मानित साथियों, और शाम भी उनकी जल्दी हो जाती है। मैं मानता हूं वो तो इस दौड़ में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। अगर फिटनेस टेस्ट कर दिया तो सबसे पहले फेल हो जाएंगे इंडियन नेशनल लोकल बड़े लोग, टायर्ड और रिटायर्ड। मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में ये नाव है अलग अलग, वो डूबती हुई नाव है। डूबती हुई नाव कौन सी है? कांग्रेस और इनेलो। इनमें तो बैठने का फायदा नहीं, क्योंकि डूबने से अच्छा उस नाव में बैठो जो नाव आपको पार लगाए। अब 2 नाव है, एक नाव है बांटने वाली नाव, तोड़ने वाली नाव। अंग्रेजों की सोच पर चलकर फूट डालो और राज करो। मैं तो बीजेपी की जो तुलना है आज के युग में कहने में कोई संकोच नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी है जो आपको तोड़ करके चलना चाहती है। हमारे साथियों, दिग्विजय ने कांग्रेस और इनेलो पर कटाक्ष करते हुए इन्हें प्रदेश की राजनीति की एक डूबती हुई नाव बताया। उन्होंने इनेलो को टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी बताया, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस की लहर थी, लेकिन हुड्डा ने आत्मसमर्पण कर दिया और कांग्रेस की टिकटें गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर से निकली थी। बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये पहली बार नहीं कह रहे हैं, वे बार बार कह रहे हैं। दिग्विजय और दुष्यंत दोनों ही इस बात को जानते हैं कि जितना निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा जाएगा, उतना ही एक किसान वर्ग का, खास वर्ग का, एक खास जाति समुदाय का वोट उनकी तरफ फिर लौट आएगा। लेकिन जिस तरह उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा उस समय लगा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई, उसके बाद में उन्हें सड़कों पर कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी इस संघर्ष में इनेलो के साथ साथ उन्हें कांग्रेस से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। बैकफुट पर खड़ी जजपा कितनी आगे आ पाती है, इसका जवाब समय देगा। दोस्तों, उनका भाषण भी आपको सुनवाते हैं, उनकी बाइट भी आपको सुनवाते हैं। उनका भाषण सुनने के बाद आप अपनी राय जरूर देना, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर कि दुष्यंत और दिग्विजय जिस राह पर चल रहे हैं उस राह में रोशनी की किरण दिखाई पड़ रही है या नहीं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद। बुजुर्ग युवा साथियों, कल देश का बजट आया और इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था को तो हिलाया, घर बैठे हुए इस अस्पताल में प्रत्येक व्यक्ति को भी हिलाने का काम किया। सच्चाई है या नहीं है? मेरी माताएं बहनें बैठी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो आप लोगों के काम में आने वाली है, सोना और चांदी। 1.5 लाख चांदी गिरती नहीं गिरती एक बजट में, और सोना गिर दिया 40-45 हजार। मोदी ने आर्थिक नुकसान किसको किया? सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान इस बजट में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी गृहिणियों को किया, जिनकी जिंदगी भर की बचत कह लो, कमाई कह लो, रातों रात 30 से 35% तोड़ने का काम।
भाई दूसरी ओर पूरे बजट के अंदर 1.5 घंटे के भाषण के अंदर ना रोजगार पे चर्चा हुई, ना किसान पे चर्चा हुई। बुजुर्ग युवा साथी, बजट तो ऐसा लगा जैसे तमिलनाडु के लिए बनाया हो चुनाव आने। मगर एक चीज समझने की आपको भी कि आज की परिस्थिति के अंदर एक चीज तो साफ होती है कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद आज इन लोगों का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंचने का काम करती है। ये सोचते इनको कोई हरा नहीं सकता, ये सोचने लगे इनको कोई रोक नहीं सकता। मगर ऐसा 7वें आसमान के दिमाग पे इंदिरा गांधी जी का भी चढ़ा था, नहीं चढ़ा था, नारा दे दिया था इंदिरा इंडिया इंडिया इंदिरा। क्या किया था लोगों ने? इंदिरा गांधी को भी चुनाव हराने का काम। ये लोग भूल जाते हैं कि सत्ता के अंदर रहने के बाद जनमत के ताकत को कोई भूल जाए। मगर जिस दिन आप लोगों ने कमर कस ली, जिस दिन आपके अधिकारों के लिए आप लोग खड़े होकर एक हो गए, इन लोगों की कमर तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे? तो पत्रकार साथी बैठे, 2 तारीख का याद होगा आपको, सारे नेशनल चैनल पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का 28 दिसंबर का बयान चलाया, देश में क्रांति आएगी। ऐसा बना दिया गया कि देश करो का कितना बड़ा बयान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया। उन्हें झूठ नहीं बोला था, सच्चाई बोली थी। और उस सच्चाई का एक ट्रेलर नरेंद्र मोदी की सरकार ने देख लिया कि यूजीसी का नया कानून लाए थे तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा गया। ये तो देश का युवा खड़ा हो गया था, नहीं हो गया था। एक और प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो ताकतवर बनो, और फिर हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं। अब बंगाल का चुनाव आ रहा है, टीवी पे हर रोज शाम को 7 बजे खोलिए, हिंदू मुस्लिम राजनेता आओ। बिहार का चुनाव था, यादव मोहन यादव के बीच में लड़ाई करा दी। इन लोगों की मंशा सोच एक ही है कि हमें बांटते चलो और अपना फायदा उठाते चलो। आप उठाकर देखना, रेवाड़ी जिले के अंदर 1.5 से 2 करोड़ रुपया मुआवजा आया, वो सारी बातें इतनी ज्यादा भेदभाव कर। और उठा के नारायणगढ़ का उठा के देखो, लाडवा का उठा के देखो, मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी वहां 15 से 20 करोड़ रुपया बांटा गया। बहुत से लोग विचलित हो गए थे पिछले 7 साल के इस दौर के अंदर। और विचलित किन विषय पर हुए? ये कहकर कि किसान आंदोलन में इस्तीफा दे देते, खिलाड़ियों वाले आंदोलन में इस्तीफा दे देते। आप मुझे बताओ, हमने तो योजनाएं बढ़ाई, 75% कानून लाए मेरी माताओं बहनों के लिए, 50% पंचायती राज में रिजर्वेशन लाए, 33% राशन डिपो में हिस्सेदारी दी। अगर उस समय विचलित हो जाते तो क्या अपने किए वादों को प्रदेश में पूरा कर पाते? आज ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो मुंबई जाता है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से निकलकर, जिसके अंदर नांगल चौधरी के अंदर आपके इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट का अवसर बना रखा, रेवाड़ी का जो बाईपास बना था, क्या ये चीजें पूरी हो पाती? मैं आज पूछ लेता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं 1.5 साल सैनी साहब को हो गया, 1.5 साल में रेवाड़ी जिले में को 2 नई सड़कें मंजूर करी हो? बता दो किसी गांव की सड़क हो जिसको ऑपरेशन ना करते गए, उसमें पैचवर्क भी लगाया। आज गांव को उठाकर देख लो, अपने तो आपके कई गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी दी, कम्युनिटी सेंटर दिए। 1.5 साल में आपके यहाँ तो बीजेपी के विधायक हैं, किसी नए गांव में कम्युनिटी सेंटर लाने का भी काम किसी विधायक ने किया। ये चीज समझो
हमने तो फैसले किया रेवाड़ी जिला परिषद का डाटा उठाओ या गांव की पंचायतों का उठाओ, 40 करोड़ से ऊपर रजिस्ट्रियों का 2% हिस्सा आपकी ग्राम पंचायतों के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के खातों में है। आज इनकी सरकार ने तो एसएफसी का पैसा आना था 2000 रुपये प्रति व्यक्ति गांव की पंचायत को, उसको भी 7 किस्तों से रोक रखा। साथियों, गांव में पैसा नहीं दोगे तो हमारे गांव विकसित कैसे होंगे? हमारा तो सपना था कि गांव के अंदर लाइब्रेरी डिजिटल तौर पर बढ़ाए और डिजिटल लाइब्रेरी बढ़ाकर गांव के उस गरीब बच्चे को अवसर दे कि शिक्षा के स्तर में वो शहर के बच्चे से ज्यादा तैयारी कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते। सोच ये है कि ग्राम विकास को रोक, मैं कल के बजट में देख रहा था, शहरों के लिए तो 5-5 हजार करोड़ और गांव के लिए 5 करोड़ भी नहीं। ये है दोधारी नीति इस सरकार की। इस दोगली नीति के खिलाफ साथियों गांव में जाकर चर्चा करनी पड़ेगी, उस दुष्प्रचार को प्रचार से रोकना पड़ेगा और बूथ लेवल पर जाकर पार्टी संगठन के मजबूती की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। देखो, रेवाड़ी जिला युवा योद्धा कार्यक्रम में जो साथियों ने मेहनत करी, मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये ताकत जो है, ये पार्टी संगठन जिस मजबूती से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में बना है, उससे नए साथियों का बड़ी मात्रा में जुड़ना और कहीं ना कहीं जो एक दुष्प्रचार था उसका समाप्त होना प्रदेश के अंदर लोगों को दिखना शुरू हो गया। और इसी मेहनत लगन के साथ अब आगामी 13 मार्च को पूरे प्रदेश के युवा, हांसी नया जिला हमारा बना है, उसकी दरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का युवा चेतना दिवस के तौर पर जन्मदिन बनाने का काम करेंगे। आज रेवाड़ी के साथियों को भी आमंत्रित किया है और उनको आदेश भी दिए कि अगले 1 महीने के अंदर बूथ लेवल पर जो हमारी 3 मुहिम है, पहली बूथ लेवल एजेंट 2 जो हर बूथ पर बनेगा, महिला सखी जो आपके 650-650 बूथों पर महिलाओं को जोड़ने के लिए है, और बूथ योद्धा जो हर बूथ पर युवा साथियों को जोड़कर बूथ योद्धा के तौर पर काम लेने का। इसी प्रकार से नए साथियों को जोड़ने का कार्यक्रम भी और गति के साथ चलेगा। मैं उम्मीद विश्वास रखता हूं कि रेवाड़ी जिले के अंदर पार्टी संगठन को और मजबूती के साथ एक-एक पदाधिकारी लाने का काम करें। जहां बात देश के 12वें एनडीए के बजट की, एक चीज तो इस बजट ने दिखा दी कि देश की अर्थव्यवस्था इस बजट के बाद हिली। सोना चांदी जिस गति के साथ गिरे, आज कोई छोटा व्यापारी हो या गृहिणी हो, हर एक एक बहुत बड़ा झटका है। और आज तक के इतिहास में 1.5 लाख रुपया एक वस्तु का गिरना 48 घंटे के अंदर कभी नहीं देखा गया। ये इस बजट के आने का केवल मात्र एक ट्रेलर है। और वहीं 1300 कुछ पॉइंट स्टॉक मार्केट का गिरना ये दिखाता है कि बिजनेस हाउसेज इस बजट को कहीं ना कहीं निराशा के तौर पर देख रहे हैं। ना इस बजट के अंदर किसान के लिए कोई स्पेशल योजना शुरू करी गई, ना इस बजट के अंदर युवा के शिक्षा के विस्तार में कोई योजना शुरू करी गई, ना महिलाओं के लिए किसी स्पेशल योजना की नींव रखी गई। केवल मात्र बातें करी गई उन योजनाओं की, जैसे 2021 के अंदर हमने घोषणा करवाई थी 500 करोड़ रुपया राखी गढ़ी के लिए दिया जाए, और 2022 में वो विड्रॉ कर लिया गया कोविड का बहाना लेकर। आज उसी को री अनाउंस कर दिया गया। इसी प्रकार से टेक्सटाइल के क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये तो 2022 के बजट के अंदर अनाउंस था कि 6 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए जाएंगे, एक भी नहीं बना। केवल मात्र पुरानी योजनाओं को नए तरीके से परोसने का काम
इस बजट के अंदर वित्त मंत्री ने किया। देश आज इस बजट से पूरी तौर पर निराश है। देखो, पंजाब के चुनाव में आज 1 साल पड़ा और सैनी साहब हरियाणा से ज्यादा पिछले 6 महीनों से टाइम पंजाब में लगा रहे हैं और अब तो हर तीसरे दिन वो अपने आप को सिख रूप में धारण करके दिखते हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा, हरियाणा के हित की लड़ाई लड़ो। हरियाणा को पानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, और अगर नीयत साफ हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए, जिसमें केंद्र सरकार टाइम बाउंड डिसीजन इस चीज में ले, तभी जाकर हरियाणा को उसके हित का पानी मिल पाए। जिस तरह के केंद्र के बजट से निराशा हमें मिली है, मुझे नहीं लगता किसी प्रदेशवासी को बहुत ज्यादा उम्मीद होनी चाहिए। सैनी साहब ने प्रदेश का पूरे का भ्रमण कर दिया, प्रदेश के अलग अलग लोगों से मुलाकात करी है। वो लोग बेहतर बना पाएंगे कि जब बजट आएगा क्या उनकी उम्मीदों पर उतरा। और ये तो सिर के बाल है, कटने के बाद झोली में मिलेंगे। तो आज शायद इनकी कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर जो तारीख सेशन की करी जाएगी उसी से उम्मीद रखेंगे कि बजट में क्या आएगा। क्या वजह रही कि 13 मार्च के कार्यक्रम के लिए हांसी को ही चुना गया? नया जिला है और नए जिले से मुझे लगता है कि पहली उस जिले की रैली करना हमारे लिए भी एक चैलेंज है और उस चैलेंज को शायद एक एक युवा साथी मजबूती से स्वीकार करें। तो क्या उस दिन कोई बड़ी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है? उम्मीद रखते हैं कि हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पुराने साथियों को साथ जोड़ने का काम करें। जो जेजेपी पार्टी छोड़ गए थे, क्या फिर से जेजेपी पार्टी? ये कोई अच्छा साथी था और वो किसी कारणवश दूर हुआ है, उनको हम धीरे धीरे साथ ला भी रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में साथी आए भी और आने वाले भविष्य में और साथियों को लाएंगे। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा कि गंभीरता के साथ पहली सुनवाई पर ही उनने यूजीसी के नए अधिनियम पर रोक लगाई है, केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जो ये अनियमितताएं के साथ केंद्र कदम उठाना चाह रही थी, इसको पूरी तौर पर समाप्त की। आप खुद पंचायती राज के किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से चर्चा करेंगे तो जो एसएफसी में 2000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति गांव को आना था, पिछली 7 किस्तें 1.5 साल से 1 रुपया प्रदेश सरकार ने रिलीज नहीं किया। साफ दिखता है कि प्रदेश का ग्राम विकास की ओर फोकस नहीं। 40,000 से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटनी, 7,500-8 हजार विधवाओं की पेंशन काटनी, हैंडीकैप्ड लोगों को दोबारा नोटिस दे देने की नया सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। ये साफ मंशा दिखाता है कि सरकार जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा था उनसे वंचित करने का कदम उठा चुकी। और इसी कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हमें 12.5 लाख परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड काटने पड़े। ये तो दिखता है कि गरीब के प्रति कितनी संवेदनशील ये सरकार। क्या चुनाव के 6 महीने बाद ये खुद तंज कसने वाली प्रतिक्रिया शुरू नहीं होती? और जब चुनाव आ जाते हैं, जब सारे एक मंच पे खड़े दिखते हैं, जनता समझती है, जागरूक है और जनता अपने आप उन नेताओं को भी इशारा करेगी कि अब रास्ता दूसरा लेने का समय आ चुका। तो उनको क्या जेजेपी टिकट देगी? अभी तो 4 साल है, मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी यही पक्की नहीं, औरों की कैसे करें।